नमस्कार, आपके साथ मैं लावली विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूँ। इस वक्त इस समय हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, मस्तक गर्व से ऊंचा उठ रहा है, क्योंकि भारत की जो तस्वीर इस वक्त विश्व पटल पर आ रही है वो वाकई सबको गौरवान्वित करने वाली है। भारत ने एक बार फिर से विश्व में अपना परचम दिखा दिया है। G7 की बैठक, जब दुनिया के दिग्गज 7 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह एकत्रित होते हैं, लेकिन अगर किसी दिग्गज से मिलने के लिए, उसे गले लगाने के लिए, उसकी चमक और धमक को समझने के लिए चर्चा हो रही है, तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, G7 की में खास तौर से एज अ गेस्ट शामिल होता है भारत। अभी तक स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 के बाद से लगातार भारत को आमंत्रण दिया जाता है। केवल आमंत्रण नहीं दिया जाता, भारत की धमक का एहसास इस बात से ही हो जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री के विचारों को सुनने के लिए, भारत को और आशा से देखने के लिए हर एक दुनिया का बड़ा दिग्गज देश आतुर नजर आता है। जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री और जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर सामने आई है, गले लगते हुए तस्वीरें सामने आई, चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों की भी टेंशन बढ़ गई है जिन्होंने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उनका कद घट रहा है, जो स्वयंभू विश्व गुरु बनने के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें G7 सम्मेलन के दौरान आई है वो अपने आप में वाकई हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है और साथ साथ गौरवान्वित करने वाली भी है। इन सब के बीच जिस तरीके से दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर रही है, हर कोई चाहता है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन युद्ध खत्म कैसे हो, इसका प्रणेता कौन बनेगा, इस बाबत भी अगर देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ जेलेंस्की, यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो बहुत ही आशा से देख रहे हैं। विश्व गुरु भारत, मोदी जी खत्म कराएंगे रूस यूक्रेन युद्ध, ये चर्चा चारों तरफ हो रही है। क्योंकि जब जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात हुई तो मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो कुछ भी संभव हो सकेगा भारत की तरफ से और स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से वो अवश्य करेंगे। तो इन तमाम तस्वीरों को देखकर किस तरीके की उभरते हुए नए भारत की तस्वीर सामने आ रही है, मोदी की लोकप्रियता, उनका बढ़ता हुआ कद, क्या 2024 की एक बड़ी तस्वीर को अभी से सामने रख रहा है, देश के अंदर इस पर कैसी चर्चा हो रही है। आज सवालों में होंगे वो सारी, आज चर्चा में होंगे वो सारे सवाल, जानने की कोशिश करेंगे उनका जवाब। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज की ये टीजर रिपोर्ट। नई सदी का नया भारत जो विश्व पटल पर अपनी अलग छवि, संस्कृति आदि के लिए प्रसिद्धि पा रही है, जिसके साथ विश्व की पहचान भी बन चुकी है। अब हर वैश्विक मामलों पर भारत की राय ली जाती है, जिसका एक उदाहरण G7 की बैठक भी है। आपको बता दें कि G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान भी शामिल हैं। लेकिन विशेष आमंत्रण पर भारत को भी बुलाया गया है। भारत के साथ 8 ऐसे देश हैं जो आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए। G7 की पिछली 5 बैठकों में लगातार भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा रहा है। इसी G7 से एक वीडियो भी सामने आया, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी के मन में खुशी की लहर है। इस वीडियो से ये भी पता चल गया कि भारत के प्रधानमंत्री विश्व में कितने मशहूर हैं। दरअसल G7 की मीटिंग में पहुंचे पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गले लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति के आने का पता चलने पर तुरंत मोदी अपनी कुर्सी से उठे और उन्हें गले लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी दूसरी तरफ थी, ऐसे में वो सिर्फ पीएम मोदी से मिलने के लिए उनकी तरफ आए। गले मिलने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे हुए कुछ बातचीत भी की। इसके बाद मोदी कुर्सी पर बैठ गए और जो बाइडेन वापस लौट गए, जिसके बाद बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे। लेकिन इस तस्वीर ने भारत के कई दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। पाकिस्तान और चीन का हाल काटो तो खून नहीं जैसा हो गया होगा, लेकिन बाइडेन का पीएम मोदी से मिलने की तस्वीर कहीं न कहीं विश्व पटल पर भारत की क्या शक्ति है और पीएम मोदी कितने प्रसिद्ध हैं, उसको दिखाने के लिए काफी है। क्योंकि देश के अंदर बैठे विपक्षी अक्सर
कई तरह के आपत्तिजनक बयान और आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब वो इन तस्वीरों को देखकर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी हम 2025 तक बना देंगे। बहुत बड़ा लक्ष्य है मित्रों। स्मार्टफोन कंजम्पशन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, मोबाइल निर्माता में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, तीसरा नंबर का एविएशन मार्केट बढ़ गए, ऑटो मार्केट में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए, तीसरे बड़े स्टार्टअप के जिस देश में हैं दुनिया में इसमें तीसरे नंबर पर आ गए, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर पर। ये 9 साल की यात्रा भारत की, एक और 61 साल की यात्रा, एक और 65 साल की यात्रा, और एक और 9 साल की यात्रा, दोनों में मोदी जी के 9 साल का पलड़ा भारी है। इस प्रकार से देश चलाकर उन्होंने दिखाया है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं, पहले भी एक बार सोम भाई ने मुझे बुलाया था 18 या 19 में सूरत में सम्मेलन था, मैं सूरत में आया था। आज आपने फिर से बुलाया। आज तो आप मेरे क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र तो नहीं है मगर इसी शहर से मैं चुनकर जाता हूं, वहां पर आप आए हैं, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। तो आनंद का विषय सबके लिए है, क्योंकि जिस तरीके से भारत का डंका बज रहा है विश्व वैश्विक पटल पर, इसके बाद से ही लोकप्रियता भी प्रधानमंत्री की बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का बढ़ने का मतलब है भारत का वर्चस्व दुनिया पर धीरे धीरे कायम हो रहा है। किस तरीके से बदल रहा है भारत, नए भारत की बुलंद तस्वीर क्या कहती है, और किस तरीके से इस विषय पर भी देश के अंदर ये विडंबना है कि राजनीति हो रही है। भारत और भारतीय होने को लेकर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या ये ठीक है, ये भी होगा आज सवालों में। और इन सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ जो खास पैनल आज जुड़ रहा है, चलिए अब उनसे आपका परिचय करा देती हूं। स्क्रीन पर सभी पैनलिस्ट आ चुके हैं। स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं रमाकांत मिश्रा जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं संदीप त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो विश्व गुरु भारत, जिस तरीके से भारत की चमक G7 में देखने को मिली है, कुछ देर पहले ही आपको बता दें कि अब तो भारतीय प्रधानमंत्री न्यू पापुआ गिनी भी पहुंच चुके हैं, और वहां से जो तस्वीरें आई वो भी बहुत रोचक थी। जिस तरीके से न्यू पापुआ गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू के आशीर्वाद लिए, वो ये बताता है कि संस्कार और संस्कृति का डंका भी, भारतीय संस्कार, भारतीय परंपरा और संस्कृति को दूसरे देश समझते हैं, उसकी महत्ता को समझते हैं, और इसीलिए जब स्वागत किया जाता है प्रधानमंत्री का, तो न केवल पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाता है, बल्कि राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा पैर छूकर बड़ों का आशीर्वाद लेने की भी ये जो तस्वीर आती है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, अब ये न्यू पापुआ गिनी के राष्ट्राध्यक्ष हैं, देखिए पहले हाथ मिलते हैं, गले लगते हैं और फिर पैर छूते हैं। उनको पता है कि ये संस्कार है और संस्कारों पर ही भारत की पहचान है। बड़ा महत्वपूर्ण इस दौरे को भी माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर खासतौर से फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और अगर हम हिंद प्रशांत महासागर की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से न्यू पापुआ गिनी बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, बहुत महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है, और इसीलिए चीन की टेंशन बढ़ाने वाला भी ये दौरा होने वाला है। बहरहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ अब आइए चलते हैं अपने अतिथियों के पास और एक एक कमेंट सबसे पहले सभी का लेते हैं और शुरुआत करते हैं। कमर आगा साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि खास तौर से जब कभी भी वैश्विक मंच पर 2014 के बाद से लगातार अब 9 साल हो रहे हैं, धीरे धीरे भारत का डंका तेजी से बचता हुआ नजर आता है। भारत की चमक धमक अलग रोशनी बिखेरती हुई नजर आती है। और आज खास तौर से G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जो तस्वीरें आई, जहां पर दुनिया के 7 दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो, लेकिन डंका बज रहा हो भारत का, चर्चा हो रही हो भारत की, हर कोई भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने को आतुर हो, तो आपके मन में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या आता है भारत की इस बदलती तस्वीर को लेकर?
देखिए, उसके कई कारण हैं। एक तो पिछले कुछ समय में जो भारत ने तरक्की की, खासतौर से मोदी काल में जो तरक्की हुई, वो एक सबसे बड़ा रीजन है। इकोनॉमी बढ़ के अब $5 ट्रिलियन की हो जाएगी अगले कुछ समय में, और फिर 5 साल बाद 10 ट्रिलियन। इस तरीके से इकोनॉमी डबल होती है, तो वो लगातार बढ़ रही है। कोरोना काल आया, निकल गया, यूक्रेन वार हुई, वो भी चल रही है, उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ा। दूसरी बात यह है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक रोल है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वयं जो उसमें है। और उन्हीं ने जिस तरीके से G20 हो या G7 हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जिस तरीके से भारत ने अपना दो तरफ से काम किया। एक तो भारत की इस समय बड़ी यूनिक पोजीशन है। एक तरफ तो पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत उनके साथ जुड़े, दूसरी तरफ जो दूसरा देशों का समूह है, ग्रुप है, वो भी चाहता है कि भारत एक बड़ा रोल उसमें उनके साथ मिलके काम करे। फिर भारत की जो पॉलिसी है वो न इनके साथ है न उनके साथ है, किसी के साथ नहीं, बल्कि वो स्वयं अपने साथ खड़ा है, अपने हित में काम करता है, जो दुनिया के हित में है उसके लिए वो काम करता है। तो भारत दो तरह से काम कर रहा है। तो भारत अपने हित में काम कर रहा है, दूसरे भारत जंग के खिलाफ है। युद्ध काल भारत का मानना है खत्म हो चुका है, अमन शांति पूरी दुनिया में आनी चाहिए। और वो यही नहीं बल्कि कहता है कि युद्ध जितनी जल्दी यूक्रेन का खत्म होगा उतना अच्छा होगा। दूसरी तरफ वो ग्लोबल साउथ यानी जो अर्धविकसित देश हैं या लीस्ट डेवलपिंग नेशन जो बहुत कम, उनके भी जो इश्यूज हैं उनको भी वो आगे बढ़ाता है, चैंपियन करता है। तो इस तरीके से एक जो वो देश भी हैं जो अभी इन समिटों में नहीं नजर आ रहे हैं, वो भी भारत के साथ खड़े रहते हैं। भारत उनके लिए, भारत का कहना यह है कि जितनी जल्दी यूक्रेन का युद्ध खत्म हो ताकि तेल की कीमतें कम हो। फिर उसके अलावा उसके चलते हुए, युद्ध के चलते हुए एक तरफ तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरे खाद्य सामग्री जो है गेहूं, चावल और दूसरी चीजें जो आती थी यूक्रेन और रशिया और दूसरे मुल्कों से, वो सप्लाई चेन टूट गई है, बहुत महंगी हो गई है, वो खत्म हो ताकि उनको सस्ता गेहूं, चावल और खाने का सामान मिले। तीसरी तरफ भारत, ये G7 में भी प्रधानमंत्री ने कहा, उनके इश्यूज को उठाया कि भाई उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के बारे में बात की कि भाई सबसे ज्यादा पीड़ित तो ये देश हैं जिनके बारे में कोई ना आजकल बात करता है ना कुछ। और वो साथ में ये भी कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होना चाहिए और उसमें भारत को जो वो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसका मेंबरशिप भी भारत को मिलनी चाहिए। और सभी देश भी चाहते हैं ताकि भारत उनके भी केस को वहां पे पुट अप कर सके। एक चीज और मैं कहूंगा, इसके अलावा भारत युद्ध तो नहीं चाहता, मगर साथ में ये भी है पूरी तरीके से भारत की सेना सक्षम है। उसने चाइना को साफ साफ कहा है कि हम चाहते हैं आपके साथ संबंध बनाना, मगर आपको जो अपनी विस्तारवादी नीति है उसमें बदलनी होगी। और उस नीति को लेके भारत जो है साउथ चाइना सी के जो 8-10 देश हैं उनके साथ भी खड़ा है और क्वाड में भी। यानी भारत का स्टैंड हर मोर्चे पर क्लियर है। एक तरफ तो भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, सब कुछ समेकित विकास के लिए उसके साथ चलना चाह रहा है और आगे प्रेरित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों को भी सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है कि भाई भारत बदल चुका है, छेड़ने पर अब हम छोड़ने वाले नहीं है। बहरहाल कमर साहब, आपका ये जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट ओपनिंग रिमार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की चर्चा के लिए। और अब क्योंकि हमारे साथ दो पॉलिटिकल बॉडीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, एक सरकार में है और एक विपक्ष में है, दोनों के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले संदीप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए कमर आगा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, उन्होंने जो है उसको साक्षात रूप से बताने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस दौरे के पहले ही आपके वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और कहा कि जो ये फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा गया कि पहले भी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह गए हुए थे, ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन अब तो आप नहीं मानेंगे ना कि ये कोई फेक नैरेटिव नहीं है। कहा गया था ना, स्वयंभू विश्वगुरु की प्रचार फैक्ट्री फैला रही फेक नैरेटिव। अब तो तस्वीरें आ रही हैं, ये तो फेक नैरेटिव नहीं मानेंगे ना आप। घर के देव लला है, भरवासु पूजा मांगे। देखिए आज का जो दिन है वो बहुत ही
दुखदाई दिन है। आज के ही दिन एक सोच की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई। आज भी वो दिन था और ऐसे ही लोग थे जो जिस तरीके से वो महागुरु बनते हैं या एक नैरेटिव सेट करते हैं कि जो वो कर रहे हैं वही सब सही है। एक बात आप समझिए, आप ये कह रहे हैं कि आज ये स्थिति आई है, कमर आगा जी ने आपको बताया, आप जानना नहीं चाहती हैं, समझना नहीं चाहती हैं, तो आपकी दिक्कत है। वो बता रहे हैं कि गुट निरपेक्ष भी एक संगठन है जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने और 2 अन्य बड़े नेताओं ने मिलकर की थी 1961 में, जिसमें आज 120 देश सदस्य हैं। 55% आबादी पूरे विश्व की उसके अंडर में आती है। आप उसकी चर्चा नहीं करते। आप एक जगह बाहर के संगठन जिसमें आप है भी नहीं, जिसमें आप सदस्य भी नहीं है, और उसमें जो है आमंत्रित सदस्य होने की वजह से सम्मिलित होने के बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। रही बात अभी हमने जो कहा कि घर के देव लड़ाए, मणिपुर जल रहा है, ये मणिपुर की लड़ाई तो शांत नहीं करा पा रहे हैं। ये जा रहे हैं रसिया यूक्रेन का युद्ध कराने। ये ड्रामेबाजी कहाँ से कौन सही मान ले? ये कई साल से तो हम सुन रहे हैं, ये कई साल से ड्रामेबाजी इनकी सुन रहे हैं। ये जब से युद्ध चल रहा है तब से मोदी जी से बात हुई, जेलेंस्की की बात हुई, पुतिन की बात हुई, मोदी जी ये कर देंगे वो कर देंगे। ये अंधभक्तों का एक नैरेटिव है। हम ये कह रहे हैं कि वो बहुत काबिल आदमी है, इतने काबिल आदमी है कि मणिपुर जल रहा है नहीं संभाल पा रहे हैं। खालिस्तान की आवाज इनके रहते उठने लगी। पाकिस्तान में कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्या हो रही है। लगातार राज्य अलग अलग आपके ही समय में देश के अंदर लड़ रहे हैं अलग अलग इश्यूज को लेके। आप उसकी बात नहीं कर पा रहे हो। आप बता रहे हो कि हम जहाँ झंडा गाड़ रहे हो कोई देखने वाला नहीं है, दूसरा कोई बताने वाला है, या टीवी हो या फोटो हो। अब फोटो को शकल आप क्या देते हैं वो आप जानते हैं या अगला जानता है कि क्या आप कह रहे हैं। एक बात और, इस देश के पूर्व जो भी नेता रहे, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी हो, जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा जी हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, या कोई भी नेता रहा हो, हर व्यक्ति ने देश के लिए सब कुछ ना कुछ किया है। लेकिन आप उनके महत्व को खत्म करके ये कहें कि आज जब से 2014 जी जो है गुजराती पंडे आए हैं तब से देश का जो है मान बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उनको गाली देना होगा। ठीक है संदीप जी, आपके ओपनिंग रिमार्क आपने पूरा दिया। और रमाकांत जी, आपने सुना संदीप जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, विपक्ष को आपने सुन लिया, लेकिन सत्ता पक्ष, रमाकांत मिश्र जी, आपने ब्रेक से पहले संदीप जी की भावनाओं को तो सुन लिया। अब आपके मन में उनके प्रति क्या, आपके मन में क्या चल रही है भावना खास तौर से, और ऐसे समय में जब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आप तो बाहर जाके चमक बिखेरिए, लेकिन देश के अंदर की कुछ स्थितियों का भी जायजा ले लीजिए कि क्या चल रहा है देश के अंदर। वो कर्नाटक की जीत की तरफ भी एक तरह से इशारा कर रहे हैं। कर्नाटक में आप लोगों को जिस हार का सामना करना पड़ा है। लावनी जी, यहाँ पर एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि मोदी जी एक सर्वमान्य व्यक्ति, और इस चीज को केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व भी मान रहा है, इसमें कहीं कोई दुख। जहां पर उनकी लोकप्रियता की बात है, हमने देखा है जो किस तरह से 75+ लगा है 70-78% के आसपास लोकप्रियता है, और विश्व के अंदर में वो बिल्कुल सर्वमान्य है। आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से मोदी जी को स्पष्ट रूप से कहा क्योंकि ये युग युद्ध का नहीं युद्ध का है, और बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहा था। देखिए, एक युद्ध होती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध जब से चल रहा है, वहां से हम लोगों ने देखा है जो किस तरह की वैश्विक समस्याएं आई, जो सप्लाई चेन है, जैसे अभी कमर आगा साहब ने बिल्कुल उस चीज को स्पष्टता के साथ कहा था, जो कि सप्लाई चेन है, महंगाई के ऊपर में असर होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि उसके ऊपर में असर पड़ता है। अभी संदीप जी कह रहे थे उनको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि जिस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री अगर बाहर जाकर के अगर सर्वमान्य हो रहे हैं, वहां पर उनकी एक पूछ हो रही है। मुझे लगता है जो कि आज कहीं ना कहीं आज भारत स्थायी सदस्यता के लिए तरसता नहीं रहता। आज अगर ये पिछले इतिहास में अगर जाएंगे, अपनी तो बहुत बहादुरी अभी सुना रहे थे, मुझे लगता है कम से कम स्थायी सदस्यता के लिए इतना तरसना नहीं पड़ता, इतना मतलब कोशिश नहीं करना पड़ता। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो कि जिस सदस्यता के लिए हम लोगों को झोली में वो सदस्यता थी, लेकिन ये झोली से निकाल करके किसी और देश को दे दिया। तो इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कहां पर पिछले इतिहास में कहां पर गलती की थी।
पहली बात। दूसरी बात यह है, देश के अंदर की बात है, जरूर है कर्नाटका के जीत के अंदर में इनको खुशी होनी चाहिए। मैं साधुवाद भी देता हूं, मुबारकबाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के अंदर में आने वाले समय में हमने देखा था 2019 के अंदर में हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये तीनों हार चुके थे। उसके बावजूद भी हमने 2019 में वापसी करी थी। और जो कहा जाता था एंटी इनकम्बेंसी, हमने देखा था 303 सीट लेकर के वापस आए थे। ठीक है, देश के अंदर समस्याएं हो सकती है, लेकिन उसका समाधान भी उसी सकारात्मकता के साथ अगर होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि देश कुछ काम कर रहा है। आज वैश्विक चुनौतियों को जिस तरह से हम लोगों ने रूस के साथ पेट्रोलियम पदार्थ हम लोगों ने खरीदे, ऑयल खरीदा हम लोगों ने, और इतनी तटस्थता के साथ पूरा विश्व एक साथ हो गया। हमें उस चीज को रोकने के लिए, जो कि आप उससे तेल खरीद नहीं सकते, उसके बावजूद भी हमारी तटस्थता देखने में आई। और ये चीज कोई मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बिल्कुल समय बता रहा है। वर्तमान समय में हमने ये ऐसा करके दिखाया है। वर्तमान समय बता रहा है। बिल्कुल संदीप जी, वर्तमान समय बता रहा है। आप ये कह रहे हैं कि दिखाने की कोशिश है, लेकिन सत्य तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखा रही। अगर अमेरिका जैसे सबसे पुराने लोकतंत्र और जिसको अब गुरु कहा जाता था, अगर वहां का राष्ट्राध्यक्ष आकर भारत के प्रधानमंत्री को गले लगाता है और स्टेटमेंट देता है, भाई साहब जून में एक ट्रीट होने वाली है, वहां पर डिनर होने वाला है वॉशिंगटन में, वो कह रहे हैं कि टिकट्स नहीं कम पड़ रहे हैं, मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, उनको इनके कॉल्स आ रहे हैं जिनको मैंने कभी जिनसे बात नहीं की, आप तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये बात, इस बात के बहुत मायने होते हैं संदीप जी। आपने कहा कि विश्व में जाकर ये पिक्चर्स दिखा देना ये बड़ी बात नहीं है। तो भाई जब राहुल गांधी साहब जाते हैं, आप लोग भी पिक्चर दिखाते हैं, देश और मीडिया भी पिक्चर दिखाता है, वही पिक्चर है जब मोदी जी जा रहे हैं तो देश दिखा रहा है। और जो पिक्चर्स आ रही हैं और अगर उसमें स्टेटमेंट ऐसा आ जाए तो बताइए, क्यों ना कहा जाए कि भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ गई है, भारत का डंका बज रहा है विश्व में। संदीप जी देखिए, अभी इतनी बात हुई, हमारे भाजपा के साथी ने एक बार भी यूक्रेन और रसिया का नाम नहीं लिया, जिसके बिना पर ये जो है सर्वमान्य नेता, दान्य नेता, पान्य नेता बन रहे हैं, उसके बारे में चर्चा तक नहीं की है। रूस से आप सबसे सस्ता तेल लेते हैं, अमेरिका आपको मना करता है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। संदीप जी, रमाकांत जी को जरा आमने सामने कर दीजिए, फिर कमर साहब के पास जाती हूँ। जी संदीप जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी बात पहुंच रही है। रमाकांत जी मुस्कुरा रहे हैं और हाथ भी उठा चुके हैं जवाब देने के लिए। जी 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 जी, रूस से आप जो मैं ये कह रहा हूँ कि रूस से आप तेल लेते हैं, अमेरिका आपको मना करता है, जो G7 का एक देश है। और आप उस जो है जेलेंस्की यूक्रेन से, जिसका अभी आपका इस समय कोई वास्ता नहीं है, सुन लीजिए, एक चीज बता दीजिए संदीप जी, एक चीज बताइए, क्या उन्होंने ये चीज नहीं कहा जो कि ये युग युद्ध का नहीं बुद्ध का है? ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिखाता है। अरे सुनिए ना, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा था इस चीज के लिए। और जहां तक बात है रूस यूक्रेन युद्ध में, अगर पूरी भूमिका अगर देखी जाए तो जिस तरह से मोदी जी का जिस तरह से रहा है, मोदी गुजराती पंडित फराडिया की बात कर रहे हैं। सुनो, कहीं ना कहीं अगर मौका मिले ये युद्ध रोका जा सकता है। देश में कुछ कर नहीं पा रहा, विदेश का बता रहे हो, देश मर रहे हैं लोग, एक दूसरे का कल्याण कर रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, या गाना गा रहे मोदी ये कर रहे हैं। सुनो, अरे सुनो, चश्मा आपकी आँख कमजोर होगी, हमें दिखता है, आपकी आँख कमजोर होगी, आप चश्मा लगाइए, हमारी आंखें स्वस्थ है, हम देख सकते हैं कि गुजरात में पंडा फराड आदमी कैसे देश को गुमराह करता है, कैसे देश के लोगों को मूर्ख बनाता है। बात पहले गुजरात का करता नहीं, था, लेकिन बड़ा रोचक लगता है, नहीं संदीप जी, लेकिन बड़ा रोचक लगता है कि कश्मीर के मसले में आप लोग चीन से बात करने के लिए कहते हैं, चीन से बात कर लेना चाहिए, तमाम तरीके की बातें होती है, पाकिस्तान से जब जिक्र आता है, पाकिस्तान पहुंच के आपके नेता तो यहाँ की सरकार बदलने की भी बात कर रहे थे। जब आपकी तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं तब भी सवाल उठे थे, और आज जब इस तरीके की परिस्थिति बन रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की तरफ अगर आस के साथ देखा जा रहा है तो इसमें गलत क्या? कमर अगर ठीक है 10 सेकंड में संदीप जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज समय की कुछ सीमाएं हैं। 10 सेकंड में सर। हाँ,
कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि आप चीन के आगे घुटने टेक दीजिए, मोदी जी ने टेक दिया। इसमें हमारी क्या गलती है? वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। अरे तो चीन से गलबैया तो आप लोग करते हैं, चीन से चंदा तो आप लेते हैं, चीन से चंदा तो कांग्रेस लेती है ना साहब। आप प्रधानमंत्री या सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चीन से चंदा कांग्रेस लेती है। कमर आगा साहब, ठीक है, कमर आगा साहब, एक सेकंड प्लीज। ठीक है, कमर आगा साहब, लास्ट कमेंट आपका सर, आप कमेंट आपका, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिकल बॉडीज हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू सर क्या लग रहा है कि जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के साथ G7 में एज अ गेस्ट भारत पहुंचता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं स्वयं इसमें जितना कर सकूंगा मैं करने की कोशिश अवश्य करूंगा, आपको लगता है कि एक राह दिखा पाएगा भारत? लास्ट कमेंट सर। देखिए, भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है दुनिया में और इसने हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस वक्त इसकी इकोनॉमी जिस तरीके से बूम कर रही है और जिस तरीके से इसने पिछले समय से अपना जो भारत के हित में जो काम किए हैं और भारत की जो लगातार प्रोग्रेस है पिछले 10 साल की आप समझ लीजिए, वो रिमार्केबल प्रोग्रेस है। इसकी वजह से उनकी एक तो वो दो काम करते हैं, तो अपना पर्सनल कांटेक्ट भी बनाते हैं, फिर भारत जी। I'm sorry sir, I'm interrupting you in between, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन क्योंकि सभी की सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है, आपका मैसेज सीधे कन्वे हो गया है कि क्योंकि एक पर्सनल कांटेक्ट भी है और दुनिया देख रही है कि भारत का वर्चस्व किस तरीके से बढ़ रहा है, भारत की बात सुनी जाती है, और इसीलिए जेलेंस्की को भी उम्मीद है कि इस युद्ध को अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत रोक सकता है। तस्वीर बेहद खूबसूरत हो, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय की कुछ सीमाएं थी, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म कर रही हूं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।